दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि शहर की चकाचौंध वाली जिंदगी में हम कितनी बार अपनी जड़ों को भूल जाते हैं और फिर एक छोटी सी घटना कैसे हमारी पूरी दुनिया पलट देती है। आंसुओं से भरी आंखों और दिल को छू लेने वाली भावनाओं के साथ, जहां घमंड टूटता है और प्यार की रोशनी फैलती है। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मुंबई के एक अमीर और घमंडी लड़के राजवीर सिंह राजपूत और हरिपुर गांव की एक साधारण सी विधवा कमला देवी की है। जहां शुरुआत में नफरत और टकराव था, लेकिन अंत में ऐसी मोहब्बत और बदला की लहर आई कि पूरी दुनिया देखकर रो पड़ी। और यह कहानी हमें सिखाती है कि असली अमीरी पैसे में नहीं बल्कि दिल की सादगी और रिश्तों की गहराई में छिपी होती है। तो चलिए डूबते हैं इस भावुक सफर में, जहां हर पल आपको लगेगा कि यह कहानी आपकी अपनी है। मुंबई की ऊंची ऊंची इमारतों और चमचमाती गाड़ियों के बीच अपना कारोबार चलाने वाला राजवीर सिंह राजपूत उस दिन हरिपुर गांव की गंदी और सुनसान सड़क पर फंस गया था। उसकी चमकदार काली मर्सिडीज कार अचानक धक्के खाकर रुक गई। इंजन से धुआं निकल रहा था और राजवीर गुस्से से भरा हुआ बाहर निकला। उसकी सफेद सिल्क की शर्ट, महंगे इतालवी चमड़े के जूते और हाथ में सबसे नया स्मार्टफोन था, लेकिन सिग्नल बिल्कुल गायब। हवा में धूल उड़ रही थी और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, जो उसे और ज्यादा चिढ़ा रहा था। तभी दूर से एक पुरानी साइकिल पर सवार एक पतली दुबली औरत नजर आई। साड़ी का पल्लू सिर पर डाले, कंधे पर भारी टोकरी लटकाए और आंखों में ऐसी शांति जैसे दुनिया की कोई परेशानी उसे छू भी न सके। वह थी कमला देवी, हरिपुर की एक विधवा जो सालों से अकेले अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रही थी। राजवीर ने जोर से चिल्लाकर कहा, हे सुनो, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, कोई अच्छा मैकेनिक मिलेगा यहाँ? उसकी आवाज में सिर्फ हुक्म था, कोई नम्रता या निवेदन का नामो निशान नहीं था, क्योंकि वह शहर का राजा था जहां हर चीज उसके इशारे पर चलती थी। कमला देवी ने साइकिल किनारे खड़ी की और गाड़ी की तरफ देखते हुए बोली, इंजन बहुत गर्म हो गया है, पानी की कमी लगती है, इसे ठंडा होने दो तब देखते हैं। राजवीर ने तुरंत जेब से पैसे निकालते हुए कहा, ले लो ये पैसे, मैं किसी का एहसान नहीं रखता हूँ, मैं अपनी मेहनत से करोड़पति बना हूँ और मुझे किसी की दया की जरूरत नहीं। लेकिन कमला देवी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मैं पैसे के लिए नहीं कर रही, बस इंसानियत के लिए मदद कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ गांव में दिल से मदद करते हैं, बिना किसी लालच के। राजवीर हैरान हो गया, क्योंकि मुंबई में तो कोई बिना फायदे के उंगली भी नहीं हिलाता था। उसने कड़क आवाज में कहा, यहाँ कौन मुफ्त में कुछ करता है, सब स्वार्थी होते हैं। लेकिन कमला देवी शांत रही और बोली, मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं, सिर्फ मदद की पेशकश की है। फिर उसने गाड़ी का बोनट खोला, पाइप चेक किया और कहा, अभी कुछ नहीं हो सकता, ठंडा होने दो, रात हो गई तो यहाँ रुकना मुश्किल होगा, चलो मेरे घर चलो, सुबह मैकेनिक को बुला लेंगे और सब ठीक कर देंगे। राजवीर सन्न रह गया और बोला, क्या मैं तुम्हारी मिट्टी की झोपड़ी में रहूं, जहां गंदगी और गरीबी हो? मैं तो 5 सितारा होटल में रहता हूं। लेकिन कमला देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, झोपड़ी नहीं, मेरा घर है, दीवारें मिट्टी की हैं, लेकिन दिल पत्थर का नहीं। और वह आगे बढ़ गई। राजवीर वहीं खड़ा रहा। उसके महंगे जूतों में मिट्टी चिपक गई थी, शर्ट पर धूल जम गई थी, फोन काम नहीं कर रहा था और सड़क बिल्कुल खाली थी। उसके पास कोई चारा नहीं था, तो झिझकते हुए वह बोला, ठीक है, मैं चलता हूँ। कमला देवी ने सिर हिलाया और कहा, सड़क फिसलन वाली है, संभल कर चलना। दोनों गांव की तरफ चल पड़े। रास्ते में गायों की आवाजें आ रही थीं, मिट्टी की ताजी खुशबू फैली हुई थी और कमला देवी की चुप्पी ऐसी थी जैसे वह सारी दुनिया की बातें अपने दिल में समेटे हुए हो। राजवीर को सब कुछ अजीब लग रहा था। उसने अचानक पूछा, तुम हर बात इतनी सीधी क्यों कहती हो, बिना घुमाए फिराए? कमला देवी ने जवाब दिया, क्योंकि यहाँ गांव में बातें दिल से निकलती हैं, झूठ और दिखावे की कोई जगह नहीं होती। थोड़ी देर बाद वे कमला देवी के छोटे से घर पहुंचे। मिट्टी की दीवारें, पुआल की छत, बाहर एक छोटा सा तुलसी का पौधा और एक कुत्ता जो भौंककर उन्हें देख रहा था। कमला देवी ने उसे इशारे से चुप कराया।
राजवीर ने थके हुए स्वर में पूछा, यही तुम्हारा घर है जहां मैं रात गुजारूंगा? कमला देवी ने सहजता से कहा, हाँ, यही वह जगह है जहां तुम्हें आज रात सुकून मिलेगा। अंदर एक छोटा सा कमरा था, रस्सी पर लटकी हुई पुरानी चादरें, कोने में पूजा का स्थान जहां अगरबत्ती की हल्की महक फैली हुई थी जो दिल को छू रही थी। कमला देवी ने चटाई बिछाई और कहा, आराम करो, मैं खाना बनाती हूँ। राजवीर झुंझलाकर बोला, मैं बाहर का कुछ नहीं खाता, मुझे एलर्जी हो सकती है, मैं तो सिर्फ रेस्तरां का खाना खाता हूँ। लेकिन कमला देवी ने मुस्कुराकर कहा, चावल, मूंग की दाल और घर का घी से एलर्जी नहीं होती, बल्कि इससे तो दिल को सुकून मिलता है और पेट भी भरता है। कुछ देर बाद वह सादा सा दाल चावल, घर का अचार और तुलसी वाला पानी लेकर आई। राजवीर ने पहला कौर मुंह में डाला और अचानक रुक गया। स्वाद इतना सादा था लेकिन इतना गहरा कि जैसे सालों का बोझ उसके दिल से उतर गया हो और उसकी आंखें भर आईं। उसने धीरे से पूछा, तुम इतनी शांत कैसे रहती हो, हर समय इतनी सादगी और संयम के साथ? कमला देवी ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि शोर मचाने से कभी कोई समस्या हल नहीं हुई, शांति से ही रास्ता निकलता है। उस रात चारपाई पर लेटे हुए राजवीर को नींद नहीं आ रही थी। बाहर की शांति उसे अंदर से हिला रही थी। दीवार पर टंगी एक पुरानी कविता की लाइन उसे घूर रही थी, जो कह रही थी कि जो बातें तुम सुन नहीं सकते वह चुप्पी में छिपी होती हैं। और राजवीर सोच रहा था कि यह औरत आखिर कौन है जो इतनी सादगी से इतनी बड़ी बातें कह जाती है। वह करवटें बदलता रहा और उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी जो अब शांति में बदल रही थी। सुबह की पहली किरण जब कमरे की दरारों से अंदर आई तो राजवीर उठा और बाहर आंगन में कदम रखा। वहां कमला देवी मिट्टी की चक्की पर अनाज पीस रही थी। उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, जैसे यह रोज का काम नहीं बल्कि कोई पवित्र पूजा हो। राजवीर कुछ पल उसे देखता रहा और फिर बोला, तुम्हें यह सब इतने ध्यान और प्यार से करते देखना कितना अजीब लेकिन सुंदर लगता है। कमला देवी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, गांव में हर काम पूजा की तरह किया जाता है। अगर दिल से नहीं करोगे तो जमीन भी नाराज हो जाती है और फसल नहीं देती। राजवीर चुप हो गया। पहली बार उसे लगा कि मुंबई में उसने कितने काम सिर्फ पैसे या दिखावे के लिए किए थे, बिना दिल लगाए, और अब यह सादगी उसे अपनी गलतियां याद दिला रही थी। कमला देवी ने कहा, चलो नाश्ता बनाते हैं, और रसोई में उसने ज्वार की रोटी, ताजा मक्खन और गुड़ परोसा। राजवीर ने पहला कौर लिया और उसकी आंखें फिर से नम हो गईं। यह स्वाद वैसा ही था जैसा बचपन में उसकी नानी के घर पर मिलता था। सालों पहले की यादें ताजा हो गईं और उसका दिल पिघलने लगा। उसने पूछा, यह सब तुम्हें किसने सिखाया, इतनी परफेक्ट तरीके से बनाना? कमला देवी ने सहजता से कहा, विधवा होने के बाद सब खुद ही सीखना पड़ता है। जब कोई साथी नहीं होता तो खुद को ही अपना गुरु बनाना पड़ता है। और रोटी बनाना कोई काम नहीं बल्कि एक कला है जो साधना से आती है। राजवीर ने उसकी तरफ गौर से देखा और कहा, तुम पढ़ी लिखी नहीं लगती हो, फिर भी घर में इतनी किताबें क्यों रखी हैं? कमला देवी हंस पड़ी और बोली, पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं होती, जरूरत और जीवन सिखाता है। खेतों में अकेलापन बहुत सताता है, लेकिन किताबें उस अकेलेपन की सबसे अच्छी दोस्त बन जाती हैं। वे बातें करती हैं, सिखाती हैं और कभी धोखा नहीं देती। राजवीर चुप हो गया। यह सब उसके लिए बिल्कुल नया था, जैसे कोई नई दुनिया खुल रही हो। नाश्ते के बाद कमला देवी कमरे से एक छोटा सा पैकेट लाई और कहा, यह तुम्हारा है। राजवीर ने खोला तो हैरान रह गया। वह उसका सफेद रुमाल था जो गाड़ी से उतरते समय गिर गया था। अब धोकर साफ और सुगंधित हो चुका था। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुमने इसे क्यों संभाला और साफ किया? कमला देवी ने गहरी नजरों से देखते हुए कहा, जो चीजें गिर जाती हैं उन्हें उठाना और संवारना मेरी आदत है, चाहे वह रुमाल हो या टूटे हुए रिश्ते, क्योंकि हर चीज में जीवन की कीमत होती है। राजवीर का दिल धड़क उठा। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम मुझे पहले से जानती हो? कमला देवी ने एक गहरी सांस ली और उठकर अलमारी से एक पुराना फोटो फ्रेम निकाला। उसे राजवीर के हाथ में थमाते हुए कहा, देखो इसे।
राजवीर ने तस्वीर देखी और उसकी आंखें फटी रह गईं। उसमें जवान कमला देवी खड़ी थी और उसके साथ उसके पिता स्वर्गीय रणवीर सिंह राजपूत थे। वही मुस्कान, वही आंखें जो राजवीर बचपन से देखता आया था। उसके हाथ कांपने लगे और वह बोला, यह तस्वीर तुम्हारे पास कहाँ से आई? कमला देवी की आवाज धीमी लेकिन मजबूत थी। यह तस्वीर मुझे तुम्हारे पापा ने खुद दी थी उस दिन जब मैंने उनकी जान बचाई थी। राजवीर का चेहरा सफेद पड़ गया और आंसू निकलने लगे। वह बोला, क्या सच में तुमने मेरे पापा की जान बचाई थी? कमला देवी ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ। वह बारिश की एक काली रात थी। खेत के मोड़ पर उनकी कार पलट गई थी। शीशे टूटे हुए थे, खून बह रहा था और वे बस इतना कह पाए थे कि मुझे बचाओ। मैंने उन्हें अपनी पीठ पर उठाया। कीचड़ भरी सड़कें, तेज बारिश में बहते नाले, अंधेरी रास्ते सब पार किए। 2 किलोमीटर दूर अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने कहा अगर थोड़ी देर और होती तो सब खत्म हो जाता। राजवीर के गालों पर आंसू बहने लगे और वह बोला, पापा ने मुझे कभी नहीं बताया यह सब। कमला देवी ने धीरे से कहा, बाद में उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, शहर आओ, पढ़ाई करो, मैं मदद करूंगा। लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरी ताकत इसी मिट्टी में है। तब उन्होंने मुझसे एक वादा लिया। राजवीर ने कांपते स्वर में पूछा, कौन सा वादा? कमला देवी की नजरें सीधे उसकी आंखों में थीं और बोली, उन्होंने कहा अगर कभी मेरा बेटा अपनी जड़ों से दूर हो जाए, अगर वह चमकदार शहर में खुद को खो दे तो उसे उसकी मिट्टी की खुशबू और जड़ों की याद दिलाना। राजवीर की रूह कांप गई, उसके होंठ फड़फड़ाए और वह बोला, तो तुम मेरे आने का इंतजार कर रही थीं? कमला देवी ने शांत स्वर में कहा, हाँ। मुझे नहीं पता था कब और कैसे आओगे, लेकिन यकीन था कि वह दिन आएगा। और कल जब तुम धूल में लिपटे, थके हुए और गुस्से से भरे मेरे दरवाजे पर खड़े थे तो मुझे लगा कि वक्त आ गया है। राजवीर फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी सारी कठोरता और घमंड पिघल गया। आंसू पछतावे के थे, राहत के थे और प्यार के थे जो अब उसके दिल में जाग रहा था। अगली सुबह राजवीर ने खुद से कहा, आज मैं कुछ नया सीखूंगा, कुछ ऐसा जो मेरी जिंदगी बदल दे। कमला देवी उसे खेतों में ले गई जहां धूप हल्की पड़ रही थी और मिट्टी में रात की ओस अभी भी चमक रही थी। कमला देवी ने कहा, जूते उतारो और मिट्टी को महसूस करो। राजवीर झिझका लेकिन फिर अपने महंगे जूतों को उतार दिया। नंगे पैरों से जब उसने मिट्टी छुई तो ठंडक उसके पूरे शरीर में फैल गई। पहले उसे गंदा लगा, लेकिन कुछ कदम चलने पर लगा जैसे जमीन उसे गले लगा रही हो, उसे अपनी बाहों में समेट रही हो। वह बोला, यह हिस्सा खाली क्यों छोड़ दिया है? कमला देवी ने हल्के स्वर में कहा, हर साल मैं खेत का एक टुकड़ा खाली छोड़ देती हूँ क्योंकि जमीन भी इंसान की तरह थक जाती है। उसे सांस लेने और आराम करने का मौका चाहिए ताकि वह और ज्यादा फल दे सके। राजवीर मिट्टी को देखता रहा और फिर बोला, क्या मैं यहाँ कुछ बो सकता हूँ? कमला देवी मुस्कुराई और कहा, बीज बोना आसान है लेकिन चुनना मुश्किल। सोचो क्या बोना चाहते हो जो तुम्हारे दिल को छुए। राजवीर ने बहुत सोचकर तुलसी और गेंदे के बीज चुने क्योंकि तुलसी जीवन और पवित्रता देती है और गेंदा सिखाता है कि कठिनाइयों में भी मुस्कुराना मत भूलो। दोनों ने मिलकर खेत तैयार किया। कमला देवी ने हल चलाया और राजवीर ने अपने हाथों से बीज डाले। हर बीज डालते समय उसने मन ही मन प्रार्थना की, अपने पिता के लिए, अपनी खोई हुई पहचान के लिए और उस नए जीवन के लिए जो वह अब जीना चाहता था जहां प्यार और सादगी हो। शाम को लौटते समय उसके चेहरे पर धूल थी, कपड़े गंदे हो चुके थे, लेकिन आंखों में एक नई चमक थी जो खुशी से चमक रही थी। कमला देवी ने देखा और कहा, शहर वाले गंदगी से डरते हैं लेकिन गांव वाले उसी गंदगी से जीवन की फसल उगाते हैं। राजवीर ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, शायद आज मैंने पहली बार सच्चे अर्थ में चलना और जीना सीखा है। उस शाम दोनों आंगन में बैठे। कमला देवी ने ज्वार की गर्म रोटी, ताजी हरी चटनी और छाछ परोसी। राजवीर ने पहला कौर लिया और बोला, यह स्वाद जैसे मेरी नानी की यादों में डूबा हुआ हो। इतने सालों में मुंबई ने मुझे सब कुछ दिया लेकिन यह सुकून और प्यार कभी नहीं मिला। कमला देवी ने सीधे
कहा तुम्हारा शहर तुम्हें बहुत कुछ देता है, लेकिन खुद को वापस कभी नहीं लौटाता, तुम्हें खुद ढूंढना पड़ता है। राजवीर ने उसकी तरफ देखा और बोला, यही तो मैं अब ढूंढ रहा हूँ, अपनी असली पहचान और जड़ों को। उस रात चारपाई पर लेटे हुए राजवीर ने आसमान की तरफ देखा जहाँ तारे चमक रहे थे, लेकिन इस बार वे मुंबई जैसे ठंडे नहीं लगे बल्कि गर्माहट से भरे थे। उसने मन ही मन कहा, पापा शायद अब मैं समझने लगा हूँ कि आप मुझे किस मिट्टी और जड़ों से जोड़ना चाहते थे, और यह समझ मेरे दिल को छू रही है। अगले दिन राजवीर ने गांव के बच्चों को खेलते देखा। उनके हाथों में पुरानी टूटी स्लेटें थीं, किताबों के पन्ने फटे हुए थे, लेकिन आंखों में जिज्ञासा और उम्मीद की चमक थी जो दिल को पिघला देती थी। वह कमला देवी से बोला, इन बच्चों के पास कुछ नहीं है, लेकिन कितनी बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं। कमला देवी ने कहा, हाँ, लेकिन उम्मीद अकेले पेट नहीं भरती, पढ़ाई इनके हिस्से में बहुत कम आती है क्योंकि गरीबी उन्हें मजबूर करती है। राजवीर अचानक उठा और बोला, क्यों न हम इन्हें एक जगह दें जहां वे पढ़ सकें, एक छोटा सा कमरा, कुछ किताबें, थोड़ी सी रोशनी और सपनों को पंख। कमला देवी ने उसकी तरफ देखा और कहा, लोग क्या कहेंगे, शहर का करोड़पति लड़का गांव में बच्चों को पढ़ाने आया है, वे हंसेंगे या शक करेंगे। लेकिन राजवीर ने दृढ़ आवाज में कहा, लोग जो कहें कहें, लेकिन मैं जानता हूं कि पापा यही चाहते थे कि मैं सिर्फ खुद के लिए न जीऊं बल्कि दूसरों की रोशनी बनूं, और अगर दीप जलाना है तो यहीं से शुरू होगा। उस दिन से दोनों ने मिलकर एक पुराना गोदाम साफ करना शुरू किया। धूल उड़ती रही, जाले गिरते रहे, दीवारें धुलती गईं और जगह चमकने लगी। कमला देवी ने बांस और लकड़ी से अलमारियां बनाईं। राजवीर ने अपनी मर्सिडीज से पुरानी किताबें, कंप्यूटर और स्टेशनरी मंगाई। गांव की औरतें आईं और उन्होंने फर्श पर रंगोली बनाई। बच्चे मदद करते हुए हंसते रहे और पूरा गांव जैसे एक परिवार बन गया। कुछ ही दिनों में वह अंधेरा गोदाम रोशनी से भर गया। किताबों की खुशबू फैल गई और राजवीर ने दरवाजे के ऊपर नाम लिखा, प्रकाश घर, जहां हर शाम बच्चे दौड़कर आते, कोई कविता पढ़ता, कोई कहानी सुनाता, कोई दीवारों पर रंग भरता। औरतें भी आने लगीं, कोई सिलाई सीखती, कोई पहली बार किताब खोलकर पढ़ने की कोशिश करती। राजवीर को पहली बार लगा कि वह सच में किसी की जिंदगी छू रहा है, कि असली खुशी पैसे कमाने में नहीं बल्कि दूसरों को खुशी देने में है। उसने कमला देवी से कहा, शायद यही मेरा असली काम है जो मुझे सुकून देता है। लेकिन जहां रोशनी फैलती है वहां अंधेरा भी जागता है, और महेश जो गांव का प्रधान बनने का सपना देख रहा था वह सब देखकर जलने लगा। वह चौपाल पर कहता फिरता कि यह शहर का करोड़पति हमारे बच्चों को बिगाड़ रहा है। लड़कियां अब सवाल पूछने लगी हैं, बच्चे खेत छोड़कर किताबों में डूब गए हैं। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगीं। किसी ने कहा, प्रकाश घर में जादू टोना होता है। किसी ने कहा, राजवीर जमीन हड़पना चाहता है। एक रात प्रकाश घर का ताला तोड़ा गया, किताबें फाड़ दी गईं, अलमारियां उलट दी गईं और दीवार पर कोयले से लिख दिया, शहर वाले जाओ वापस। सुबह जब राजवीर पहुंचा तो उसके हाथ कांप उठे। उसने फटी किताबों को गोद में भर लिया और वहीं बैठकर रोने लगा। आंसू बहते रहे और वह बोला, मैंने तो सिर्फ सपने दिए थे, इन बच्चों को यह सब क्यों हो रहा है। कमला देवी पास आई, उसका कंधा थामा और शांत लेकिन मजबूत आवाज में बोली, मत रो, विरोध होना मतलब तुम सही रास्ते पर हो। अगर तुम्हारा दीप बेकार होता तो कोई उसे बुझाने की कोशिश भी न करता। उस शाम पंचायत बुलाई गई। गांव के बीच चौपाल पर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। महेश जोर से बोला, प्रकाश घर बंद होना चाहिए, बच्चों को खेतों में काम करना चाहिए, किताबों में नहीं। लड़कियां ज्यादा बोलने लगी हैं, जो हमारी परंपराओं को तोड़ रहा है। पूरा गांव सन्न था और सबकी नजरें राजवीर पर थीं। वह धीरे से खड़ा हुआ, आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज मजबूत थी। बोला, मैं यहाँ किसी को बदलने नहीं आया हूँ बल्कि खुद को बदलने आया हूँ। अगर मेरा होना आपको डराता है तो वह डर मेरा नहीं, आपकी पुरानी सोच का है। क्या सपने देखना और पढ़ना गुनाह है? क्या बच्चों को रोशनी देना पाप है?
कुछ देर खामोशी छाई रही, फिर भीड़ में से हरी काका, जो पहले महेश का साथ देते थे, आगे आए और बोले, हमने सोचा था यह लड़का सिर्फ दिखावा कर रहा है, लेकिन अब लगता है कि वह सच में बदलाव लाना चाहता है। मेरे पोते ने पहली बार खुद से कहानी सुनाई है और यह मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। उनके शब्दों ने जैसे हवा का रुख बदल दिया धीरे धीरे, और लोग राजवीर के पक्ष में खड़े होने लगे। बच्चों की माएं बोली कि हमारे बच्चे अब खुश हैं। पंचायत ने फैसला सुनाया कि प्रकाश घर बंद नहीं होगा, बल्कि गांव के लोग मिलकर इसकी देखभाल करेंगे। राजवीर ने राहत की सांस ली और उस रात उसने पिता की पुरानी डायरी खोली, जिसमें लिखा था कि सच्चा बदलाव तब आता है जब तुम अकेले चलने को तैयार हो जाओ। लेकिन राजवीर ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, पापा मैं अकेला नहीं हूँ, अब पूरा गांव मेरे साथ है और यह साथ मुझे ताकत दे रहा है। पंचायत के बाद गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया। बच्चे हर शाम प्रकाश घर में दौड़कर आते, हंसते खेलते सीखते। औरतें अब खुलकर बातें करती और पुरुष भी धीरे धीरे किताबें पढ़ने की आदत डालने लगे। लेकिन राजवीर जानता था कि यह रोशनी सिर्फ हरिपुर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि और आगे फैलनी चाहिए, ताकि और गांवों के बच्चे भी सपने देख सकें। कुछ ही हफ्तों बाद पास के नंदनपुर गांव से औरतों का एक समूह आया। उन्होंने राजवीर से कहा, हमारे बच्चों के पास भी इतने बड़े सपने हैं, लेकिन उन्हें कोई जगह नहीं मिलती। क्या हमारे गांव में भी प्रकाश घर जैसा कुछ हो सकता है? राजवीर ने कमला देवी की तरफ देखा और उसकी आंखों में वही चमक थी जो पहली बार बीज बोते समय थी। उसने कहा, हाँ, अब वक्त आ गया है कि यह रोशनी और गांवों तक पहुंचे। नंदनपुर में एक पुरानी झोपड़ी को साफ किया गया, दीवारें धोई गईं, रंग लगाया गया और किताबों से सजाया गया। उसका नाम रखा गया नवप्रकाश। पहले दिन कई बच्चियां आईं। एक पतली सी लड़की मंच पर खड़ी हुई और कांपती आवाज में बोली, मेरी माँ कहती थी पढ़ने से पेट नहीं भरता, लेकिन मैंने पूछा क्या सपनों का भी कोई स्वाद होता है? अब जब मैं किताब खोलती हूँ तो भूख कम लगती है और दिल ज्यादा भरता है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा और राजवीर की आंखें भीग गईं। धीरे धीरे नवप्रकाश की खबर पूरे जिले, राज्य और फिर देश में फैल गई। जिला अधिकारी ने राजवीर को बुलाया और मंच पर कहा, मैंने सोचा था बदलाव बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स से आता है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब एक बच्चा पहली बार कहे कि मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूँ। सभा तालियों से गूंज उठी, लेकिन महेश चुप नहीं बैठा। उसने कानूनी नोटिस भेजा कि प्रकाश घर और नवप्रकाश अवैध हैं, जमीन हड़प रहे हैं। गांव में फिर हलचल मच गई। पंचायत बुलाई गई। महेश जोर से बोला, मैंने पहले ही कहा था यह करोड़पति हमें ठग रहा है। राजवीर शांत खड़ा रहा। उसने दस्तावेज निकाले, पंचायत की अनुमति और बच्चों के हस्ताक्षर दिखाए और बोला, अगर आप चाहें तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन सोचिए, क्या आप अपने बच्चों से उनकी पहली रोशनी छीन लेंगे? भीड़ में से हरी काका की पत्नी खड़ी हुई और बोली, मेरी पोती पहली बार सवाल पूछ रही है। अगर प्रकाश घर बंद हुआ तो वह फिर चुप हो जाएगी और हम उसकी आवाज हमेशा के लिए खो देंगे। धीरे धीरे लोग एक एक कर राजवीर के पक्ष में खड़े हो गए। पंचायत ने फैसला सुनाया कि आरोप झूठे हैं। प्रकाश घर और नवप्रकाश गांव की अपनी संपत्ति हैं। महेश हार गया और राजवीर की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे जीत, आजादी और गर्व के आंसू थे जो उसके दिल को भर रहे थे। विदाई का समय आ गया। राजवीर ने कमला देवी से कहा, अब प्रकाश घर सिर्फ गांव का नहीं बल्कि पूरे देश का है और यह रोशनी कभी नहीं बुझेगी। कमला देवी मुस्कुराई और बोली, मैंने कहा था न, बीज बो दो, मिट्टी खुद बाकी काम कर लेगी। उसने तुलसी का गमला और गेंदे के बीज राजवीर को थमाते हुए कहा, जहां भी नया प्रकाश घर खुलेगा इन्हें लगाना, ताकि मिट्टी की खुशबू और रोशनी दोनों साथ रहें। राजवीर की मर्सिडीज गांव से निकली। उसकी शर्ट इस बार धूल से नहीं बल्कि गांव की मेहंदी और प्यार से सजी थी। कुछ महीनों बाद मुंबई की झुग्गियों में एक पुरानी बस नजर आई, जिसके ऊपर लिखा था, घूमती लाइब्रेरी, जहां किताबें और सपने घर घर पहुंचते हैं। बस के अंदर बच्चों की हंसी गूंज रही थी।
औरतों की बातें हो रही थीं और किताबों की खुशबू फैली हुई थी। दीवार पर तुलसी का पौधा रखा था और खिड़की के पास गेंदा खिला हुआ था। राजवीर ने मुस्कुराकर कहा, हम हर किसी की दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन अगर एक बच्चा भी अपने अंदर रोशनी देख ले तो वह काफी है और दुनिया खुद बदल जाएगी। और कमला देवी दूर हरिपुर में बच्चों को कहानियां सुनाती रही। बोली, दीप कभी नहीं बुझता, बस हर रात उसे जलाने वाला कोई चाहिए जो प्यार से उसे संभाले। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि असली अमीरी पैसे या घमंड में नहीं बल्कि सादगी, रिश्तों और दूसरों की मदद में छिपी होती है। जड़ों को मत भूलो, क्योंकि वे ही हमें ताकत देती हैं। और अगर आपने कभी अपनी जड़ों से दूर होकर वापस लौटने का अनुभव किया है या कोई ऐसा